So what we have discussed in propagation of electromagnetic waves, that is types of wave propagation. So once signal leaves from the antenna, that is it is radiated from the antenna, it takes different path. In case of ground wave propagation, we use frequency 30 kilohertz to 3 megahertz. In ground wave propagation, ground wave or surface waves leaves the antenna and remain close to the earth. Ground wave will actually follow the curvature of earth. The ground wave propagation is strongest at low and medium frequency. The ground wave path chosen by the signal when the signal frequency is in between 30 kilohertz to 3 megahertz. ठीक है? We cannot use frequency more than 3 megahertz. The reason is that if we increase frequency more than 3 megahertz, then tilt angle will increase and signal will die near transmitter. Okay, so basic thing is that in ground wave propagation, signal follows curvature of earth. Okay, so there is no impact on atmosphere changes or atmospheric conditions. Okay, so this type of ground wave propagation we use practically in radio broadcasting in medium wave band. Okay, so this is one type of propagation we have already discussed. Next one is sky wave propagation. In case of sky wave propagation, we use frequency about 3 megahertz up to 30 megahertz. Okay, from 3 megahertz to 30 megahertz, we use these frequencies for sky wave propagation. Sky wave means सर we are स्क्रीन नाही sending दिसत आहे. स्क्रीनवर काही ब्लँक आहे. वी आर सेंडिंग, आता दिसते का? नाही सर. पेंटही नाही दिसत आहे, काहीच नाही दिसत आहे. ओके, so in case of sky wave propagation, the signal is transmitted towards, or signal is travel towards upper layer of atmosphere, where that signal is bent and reflected back to the earth. इसका मतलब है, अभी मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जो है हम सिग्नल जो है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में वो जो कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉलो कर रहा था, यही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट 3-4 लेक्चर से, तो मैं ये अभी बहुत शॉर्ट में लूँगा. ये डी लेयर होती है, आइनोस्फेरिक लेयर्स जो है वो फॉर्म होती है. ठीक है, सन के रेडिएशन की वजह से या कुछ कॉस्मिक रेज की वजह से, अल्फा बीटा गामा, इसकी वजह से ये जो है एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस की ऊपर की सतह पे ये जो लेयर फॉर्म होते हैं, हम इसे आइनोस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल ये है स्काई वेव प्रोपोगेशन का कि सिग्नल जो है हम भेजेंगे अपर एटमॉस्फेरिक लेयर की तरफ या आइनोस्फेरिक लेयर की तरफ, तो सिग्नल जो है ट्रैवल होगा अपर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होके वो बाद में अर्थ सरफेस पे आ गया. यानी उस सिग्नल ने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक. हमने इस ट्रांसमीटर से इस रिसीवर तक या इस सोर्स पॉइंट से इस डेस्टिनेशन तक हमने कम्युनिकेट कैसे किया, तो हमने सिग्नल सेंड किया टुवर्ड्स अपर लेयर, अपर एटमॉस्फेरिक लेयर, और वो जो है रिफ्लेक्ट हुआ एंड इट विल रिटर्न बैक टू द अर्थ. ठीक है, सो दिस बेंडिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेयर कॉल्ड आइनोस्फेरिक लेयर्स और atmospheric layers. ठीक है, so we have these layers D, E, F1 and F2. तो जो D लेयर है आपको अर्थ सरफेस से 70 किलोमीटर हाइट पे मिलेगी, जो एटमॉस्फेरिक
कंडीशन की वजह से फॉर्म होती है। 70 किलोमीटर हाइट पे जो आपको डी लेयर मिलेगी, ठीक है, एवरेज थिकनेस उसका 10 किलोमीटर होगा। जो दिन में आपको उसका प्रेजेंस दिखेगा, इट विल डिसअपेयर एट नाइट, वो जो है नाइट में डिसअपेयर हो जाएगी। इट एग्जिस्ट of an height of about 70 kilometer. It exists at an height of about 70 kilometer from Earth's surface. Its average thickness is 10 kilometer. It disappears at night due to the recombination. Recombination की वजह से वो disappear होगी. So the next layer is existing at an height of 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के हाइट पे जो है नेक्स्ट लेयर है, उसका नाम है ई लेयर। तो ये ई लेयर है, वो रहेगी। उसका एवरेज थिकनेस है 25 किलोमीटर्स, यानी 100 से अगर वो स्टार्ट हुई तो अप टू 125 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस वो ई लेयर रहेगी। सो दैट ई लेयर आल्सो डिसअपेयर एट नाइट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। रात में ये भी गायब हो जाती है, ई लेयर ये नहीं रहता इसका प्रेजेंस, वो गायब हो जाती है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो उसके बाद की जो लेयर है ई एस लेयर, नेक्स्ट लेयर, I have drawn it dottedly because it sometimes appears due to ionospheric abnormalities, ठीक है। So it is an abnormal ionospheric disturbance, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट लेयर जो है ई एस लेयर जो है थिन लेयर है बट हाई डेंसिटी लेयर है, विच अपीयर्स विथ ई लेयर। ई लेयर के साथ वो जनरेट होती है कभी कभी, व्हेन इट अपीयर्स, वो कभी कभी जनरेट होती है, हमेशा नहीं जनरेट होती वो ई एस लेयर। लेकिन अगर वो अपीयर हो गई तो इट रिमेन प्रेजेंट ड्यूरिंग नाइट एज वेल, ठीक है। तो रात को भी वो वैसे की वैसे रहेगी अगर आ गई तो। हमने ये डाउट क्लियर कर लिया कि डी लेयर तो दिन में है रात में नहीं है, ई लेयर दिन में है रात में नहीं है। ये कभी कभी जनरेट होती है ई एस लेयर, लेकिन अभी ये जनरेट हो गई समझो किसी एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, तो ये रात में भी बने रहेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है F1 लेयर, ठीक है। तो F1 लेयर जो है हमें मिलती है 180 किलोमीटर हाइट पे, 180, ठीक है। अर्थ सरफेस से 180 किलोमीटर पे हाइट पे मिलेगी और इसका थिकनेस जो है 20 किलोमीटर रहेगा, यानी 182 समझो 200 तक ये F1 लेयर रहेगी। सो F1 लेयर exist at an height of about 180 kilometer and average thickness of about 20 kilometer in daytime. It recombines with F2 layer at night, ठीक है। तो ये जो है ये डे टाइम जो है F1 और F2 लेयर रहते हैं, रात में ये F1 और जो F2 है वो कंबाइन हो जाते हैं, इट बिकेम F1 सॉरी F लेयर। तो F लेयर होता है F1 और F2 कंबाइन हो जाते हैं रात में। तो ये F1 जो है 180 किलोमीटर हाइट पे है और F2 जो है 250 किलोमीटर हाइट पे है, ठीक है। और उसका एवरेज थिकनेस भी जो है नियर अबाउट 200 किलोमीटर रहता है, यानी 400 किलोमीटर तक ये आपको F2 लेयर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसे हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम सिग्नल भेज रहे हैं टुवर्ड्स दैट आयनोस्फेरिक लेयर, वो उस लेयर रिस्पेक्टिव लेयर से स्ट्राइक होगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है बेटर रिसेप्शन नाइट के टाइम क्यों अच्छा मिलेगा, क्योंकि नाइट में जो है डी और ई लेयर नहीं रहती तो सिग्नल एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। सिग्नल जो है एब्जॉर्ब कम होगा। अगर मैं नाइट के समय के लिए अगर ये बनाऊं तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, डी लेयर ई लेयर प्रेजेंट नहीं है और F1 और F2 मिला के एक ही लेयर है। तो जो है हमें जो है बेटर क्वालिटी सिग्नल मिलेगा ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। नाइट में ये दो डी और ई लेयर डिसअपीयर है, उसके लिए बेटर सिग्नल हमें मिलेगा। ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था वर्चुअल हाइट। तो वर्चुअल हाइट का मतलब है जो हमें सिग्नल वापस मिल रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हायर सरफेस, ठीक है, वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हायर सरफेस और लोअर सरफेस, बोथ विल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि
अगर वो सिग्नल सेंड हो रहा है, यहाँ पे देखो आप ई लेयर से रिफ्लेक्ट होके आया। अगर हमने कंसिडर किया कि ये ई लेयर समझो प्रेजेंट नहीं है या बीच में नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा, तो समझो ये सिग्नल ट्रैवल हुआ और वो रिफ्लेक्ट होके आया F2 लेयर से, तो भी वो सेम ही पाथ फॉलो करेगा, यानी डेस्टिनेशन उससे पहुंचना है इस पॉइंट पे ही। तो ये होता है, अगर मुझे ये टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर पता है, ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि मेरा रिसीवर कहाँ पे होगा। ये हुई वर्चुअल हाइट। अभी जो हमने देखा, तो ये अगर टॉप मोस्ट F2 लेयर से भी रिफ्लेक्ट होके आया तो वो क्या कर रहा है, यहीं पे आ रहा है, बराबर है। और एक्चुअल बीच में रिफ्लेक्शन समझो ये मिडल ई लेयर से हुआ या डी बी लेयर से हुआ, समझो रिफ्लेक्शन एक्चुअली डी लेयर से हो रहा है, तो जो है वो सिग्नल जो है शार्पली नहीं बेंड होता है, वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बेंड होता है। तो ये हुई उसके लिए एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट, ठीक है। और टॉप मोस्ट लेयर से भी अगर वो रिफ्लेक्ट होके आता तो वो भी यहाँ पे ही आता। तो ये हुई वर्चुअल हाइट। अगर मुझे टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता है तो आई कैन इजीली identify location of receiver or where that signal will bend back, where that signal we will receive, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे आएगा, आई कैन इजीली लोकेट दैट पोजिशन, ठीक है, when we know the virtual height, that means top most reflecting surface. So interesting thing is that in that virtual height concept, both if it is reflected from topmost surface or वो रिफ्लेक्ट हो रहा है टॉप मोस्ट सरफेस से, या whether it is reflected by some lower surfaces, ठीक है, such as D layer, E layer, ठीक है, तो it will follow the same path। तो वो क्या करेगा, सेम पाथ ही फॉलो करेगा। इज इट क्लिअर? दीपाली, मी आता हे दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा शिकवतोय, त्याच्यामुळे मी खूप जास्त डिटेल हे नाही सांगत आहे, फक्त एवढं सांगतोय मी की हे ही असते व्हर्च्युअल हाईट, ठीक आहे। ज टॉप मोस्ट लेअर पासून रिफ्लेक्शन झालं काय, लोअर लेअर पासून झालं काय, एकच पाथ फॉलो करते, इथेच येणार ते। आणि जर तुम्हाला व्हर्च्युअल हाईट नोन असेल, ठीक आहे, तर रिफ्लेक्शन इन बिटवीन कुठूनही झालं तर तुम्हाला माहिती आहे एक अंदाजा, या कुठल्याही लेअर मधून होऊ द्या की, पण हा पॉईंट जर तुम्हाला ही व्हर्च्युअल हाईट माहिती असेल तर तुम्ही इझिली म्हणू शकता की ते सिग्नल इथेच येणार आहे, कारण की ते बाकी रिफ्लेक्शन मिडल लेअर मधून कुठूनही झालं तरी ते इथेच पोहोचणार आहे। ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो है स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए वी हैव लिमिट अप टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो 30 मेगाहर्ट्ज लिमिट किस लिए है वो, why we cannot use higher frequency for skywave communication? The reason is that if you are using higher frequency than 30 megahertz, then there is no reflection. That means our basic principle is that it is depend on reflection। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड है, that ionospheric layer will reflect that signal and it will bend back to the earth surface। but if you are using higher frequency more than 30 or 35 megahertz, then there is no reflection। तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी अगर समझो ये मैं ये फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, विल चूज डिफरेंट कलर, सपोज ये मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ विच इज हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज, तो ये जो है ना वो सीधा इस सभी आइनोस्फेरिक लेयर्स जो हमने पढ़े उनको भेद के आगे चली जाएगी, ठीक है। why it will happen, because the frequency is greater, so that ionospheric layer will not reflect that such high frequency signal, ठीक है। तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली चले जाएगा, ऊपर के ऊपर गायब हो जाएगा वो, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा वो सिग्नल, बराबर है, ठीक है।
तो वो हमारा प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा स्काई वेव प्रोपोगेशन का. सो दैट्स व्हाई लिमिट इज 30 मेगाहर्ट्ज. वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 30 मेगाहर्ट्ज इन स्काई वेव प्रोपोगेशन. 30 मेगाहर्ट्ज के आगे हम यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और एक कंसेप्ट हमने देखी थी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है समझो एक F2 लेयर है, ये F2 लेयर है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है. अभी हम एक ही लेयर को कंसीडर करेंगे और ये बाकी सभी चीज़ों को हम जो है एक ही लेयर पे फोकस कर रहे हैं, F2 लेयर. अगर मैं ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहा हूँ, अभी ये F2 लेयर पे अगर मैं 90 डिग्री पे सिग्नल स्ट्राइक कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस मैं सिग्नल भेज रहा हूँ टुवर्ड्स दैट F2 लेयर. सपोज मैं F2 लेयर कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं ये भेज रहा हूँ तो मुझे जो मैक्सिमम रिटर्न फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. ओके, FC, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब है द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी of that layer is defined as maximum frequency that is returned back to the earth by that layer. तो उस लेयर से जो वो रिटर्न फ्रीक्वेंसी आएगी, that frequency is critical frequency. और कैसे सिग्नल भेज रहे हैं हम? when the signal is incident at an angle of 90 डिग्री. सिग्नल जो है हम भेज रहे कैसे? 90 डिग्री से स्ट्रेट भेज रहे. तो F2 के बारे में हमें कितना मिलता है? 5 to 12 मेगाहर्ट्ज तक जो है हमें रिटर्न फ्रीक्वेंसी मिलती है. तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. अगर मैं सिग्नल भेज रहा हूँ 90 डिग्री एंगल से, तो स्ट्राइक हो रहा है अपर एटमॉस्फेरिक लेयर पे और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. आप कौन सी भी लेयर कंसीडर कर सकते हो. अभी समझो ये F2 छोड़ दो, मैं ई लेयर बोल रहा हूँ. अगर ई लेयर है तो ई लेयर के लिए भी प्रिंसिपल वही है कि हमें अगर ई लेयर के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? सिग्नल जो है 90 डिग्री से उस ई लेयर पे भेजेंगे और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिटर्न आती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेयर, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, FC. ओके, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आया? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मींस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्काई वेव कम्युनिकेशन. स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम कौन सी यूज कर सकते हैं? तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 30 मेगाहर्ट्ज है, और प्रैक्टिकली हम समझो 35 मेगाहर्ट्ज तक वी कैन यूज. ठीक है. सो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी is from 8 megahertz to 35 megahertz. ठीक है. Is it clear? Maximum usable frequency is the highest frequency that can be used for skywave communication. Okay, यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नाही सर. हा, दीपाली थोडं तुला वाचावं लागेल आता. मी तरी रिपीट केलं मुद्दामून पहिल्यापासून. चला, नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्या हुआ रे वो आशीष? आशीष एक काम कर बेटा, अजून एकदा त्या जहरला ट्राय कर बरं. चालेल सर. एक 5 मिनिटं त्याला ट्राय कर. तोपर्यंत मी दीपालीला काही डाऊट आहे का बघतो. दीपाली काय काय समजलं मला सांग बरं. सर स्काय वेव प्रोपगेशन समजलं, फक्त क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी नाही समजलं. क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कुठल्याही लेअरवर आपण काय करणार? 90 डिग्रीनी सिग्नल पाठवणार. तुला मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन कधी मिळेल? हे बघ, आता समजा तुझ्या समोर एक भिंत आहे आणि तू काय केलं, त्या भिंतीवर एक बॉल स्ट्राइक केला, बरोबर आहे? ठीक आहे. तर तुला मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन कधी मिळेल? कुठल्या अँगलला मिळेल?
तू असं तिरकस बॉल मारला त्या भिंतीवर तर मिळेल, किंवा जोरात बॉल तुझ्याकडे कधी येईल, तुझ्या समोर एक भिंत आहे, तू त्याच्यावर स्ट्रेट बॉल जर मारला, बरोबर आहे ना, ठीक आहे, आणि तर काय होईल, तर तुला मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन मिळेल. हो सर. ठीक आहे ना, आलं का लक्षात. आता हे तसंच आहे, समजा ई लेअर कुठली पण लेअर घ्या, क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, जर तुम्ही त्या लेअरवर 90 डिग्रीनी सिग्नल सेंड करताय, बरोबर आहे, 90 डिग्री म्हणजे स्ट्रेट, आणि त्याच्यापासून त्या लेअर पासून येणारं मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन म्हणजे ती क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी झाली. म्हणजे आता मला एखाद्या याची समजा स्ट्रेंथ बघायची आहे, किंवा त्या लेअर पासून येणारं जर मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन बघायचंय, बरोबर आहे, ही समजा डी लेअर आहे, या डी लेअर पासून येणारं मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन बघायचंय, तर मी काय करेल, सेम 90 डिग्रीनी त्याच्यावर सिग्नल स्ट्राईक करेल आणि त्याच्यापासून येणारं रिफ्लेक्शन मेजर करेल, तर त्या डी लेअरची ती क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी झाली एफसी. आलं का. मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, की जी की आपण स्काय वेव्ह प्रोपोगेशन करता यूज करू शकतो, बरोबर आहे. काय रे आशिष, काय म्हणतोय तो आशिष, आशिष जयत काय म्हणे, अजून काही डाऊट आहे का दीपाली. नाही सर. त्या ज्या आहेत ना, त्याला व्हर्च्युअल हाईट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, व्हर्च्युअल हाईट, व्हर्च्युअल हाईट म्हणजे काय सांग बरं, इकडे बघ. हो सर. अपसेंट राहते ना, त्याच्यामुळे अजूनच हे होऊन जातं. हे बघ, ही एक भिंत आहे, बरोबर आहे, तुझ्या समोर सपोज ही एक वॉल आहे. आता मुद्दामून मी दुसरा कलर एक घेतो आणि त्याच भिंती समोर, आता समजा ही या भिंतीवर तू हा बॉल स्ट्राईक केलाय, ठीक आहे, समजा हा बॉल जो आहे तो आपण हे करतोय, स्ट्राईक करतोय, आणि तुला रिफ्लेक्शन त्याचं इथं रिटर्न मिळालं, तो या पोझिशनला, एक्स पोझिशन आहे, बरोबर आहे, ठीक आहे का. हो सर. आता मी सेम काय केलं, या रिफ्लेक्टिंग सरफेसच्या पुढे, या भिंतीच्या पुढे समजा अजून एक काहीतरी दुसरी छोटी भिंत आहे, किंवा त्याच्याच समोर एक अजून एक पार्टिशन मी ऍड केलं, अजून एक भिंत ऍड केली, समजा आता मी ही एक्झॅक्टली त्याच्याच समोर आहे, त्याच भिंतीच्या समोर आहे, ठीक आहे. आता ही मागे गेली भिंत, ही समोरची भिंत आहे, इकडे लक्ष द्या. आता मी काय केलं, परत हा बॉल मी स्ट्राईक म्हणजे भिंतीवर याच अँगलनी मारलाय, बरोबर आहे, ठीक आहे. तर रिफ्लेक्शन मला कसं मिळेल, एक मिनिट, मी याच अँगलनी स्ट्राईक केलं त्याला, या अलीकडच्या भिंतीला धडकला आणि बेंड झाला आणि रिफ्लेक्ट परत इथेच आला. आता हे जे दिसलं का तुला, हे खालचं जे ब्ल्यू आहे हे, तर ही काय झाली ऍक्च्युअल हाईट. ऍक्च्युअल रिफ्लेक्ट कुठून झाला, तो अलीकडच्या दिवार वरून रिफ्लेक्ट होऊन आला, बरोबर आहे, ही झाली ऍक्च्युअल हाईट. पण मला जर हा टॉप मोस्ट, अगर मला रिफ्लेक्टिंग सरफेस माहिती असला, किंवा टॉप मोस्ट हे माहिती असलं, जरी मी हे मधली दिवार काढली, ठीक आहे, जरी मी हे मधलं ही दिवार काढून टाकली, तरी मला काय होतंय, रिफ्लेक्शन सेम त्याच पॉइंटला येते, जरी ही आता मध्ये नाहीये आणि मी त्याच अँगलनी परत सेंड केलं, मला माहिती आहे ह्याची व्हर्च्युअल हाईट, हे वापस इथेच येणार आहे. मला हा टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस माहिती असला तर मला लोकेट करता येतं, ती झाली व्हर्च्युअल हाईट, आणि हे पण रिटर्न होऊन इथंच येते, ठीक आहे. जरी त्याच्यापेक्षा लोअर सरफेस कडून पण रिफ्लेक्शन झालं, तरी ते रिफ्लेक्शन त्या एका सेम पॉइंटलाच येते, ठीक आहे. ह्याला काय म्हणतात, व्हर्च्युअल हाईट.
काय रे आशिष, काय म्हणतो जयत? आशिष, जयतचं काय म्हणणं आहे? सर त्याचं म्हणणं आलं की त्याची तब्येत खराब आहे. एक कानात हेडफोन लाव आणि गपचूप ऐक म्हणा, काही होत नाही. काय सर? हेडफोन लावायचं म्हणा आणि गपचूप शांत बसायचं. सर काही विचारत नाहीत म्हणा तुला, आणि असं ऐकलंय नाही काही लगे अटॅक येत नाही. तर त्याला म्हणा वो जो कुछ भी चल रहा है वो तू खाली सुन. सर त्याचं म्हणणं आलं की सरांना रेकॉर्डिंग पाठवायला म्हणून. नाही नाही नाही, रेकॉर्डिंग नाही पाठवणार मी. ते बोलून काय पाहतो सर. होतं, प्रत्यक्ष आपण अटेंड करणं, प्रत्यक्ष तुम्ही काय हे करता ते मला, तुमचं रिस्पॉन्स मला कळलं पाहिजे ना. तुम्हाला कळते की नाही कळते ते. आता तुम्ही रेकॉर्डिंग हे करणार, तुम्हालाही तसं काय झालं, तुम्हाला यूज टू, हा जाऊ दे चला बिंदास्त, आपण अटेंडन्स नाही करायचं, सर पाठवतात रेकॉर्डिंग, बरोबर आहे. म्हणजे मी काय, मग मी अटेंडन्स नाही करणार, मग मी कधीतरी नंतर मागून बघेल ते. जेवढा त्या म्हणजे रेकॉर्डिंग हे पाठवलं तर त्याच्यात एवढं हे की तुम्हाला ते सिक्वेन्सनी पण कुठलं कशानंतर काय बघायचं ते कळत नाही. तुम्ही काही बघता मध्येच, नंतरचं आधी बघता आणि परत म्हणता हे कळत नाही, म्हणजे तसं शक्यता अजून जास्त आहे. आणि रेकॉर्डिंग काही ऐकायचीच आहे ना, त्याच्यात माझा आवाज काही खूप चांगला होणार आहे अशातला काही भाग नाही. त्याच्यापेक्षा प्रत्यक्ष ऐकलं, काही रिस्पॉन्ड करायचं नाही तरी नुसतं ऐक तर म्हणा, सांग त्याला. बोलून पाहतो सर त्याला. हम्म. नेक्स्ट पॉइंट है स्कीप डिस्टेंस. दीपाली, आतापर्यंत काही प्रॉब्लेम असेल तर सांग की तोपर्यंत. नाही सर, काही प्रॉब्लेम नाही. हम्म. कसं काय प्रॉब्लेम असेल, आपण काही करतच नाही काय. मस्त गावाला हे ते त्यांनी सांगितले कोरोनात की बाहेर फिरू नका, मग एक शाळा कॉलेज का बरं ओपन नाही केले, त्याच्याकरताच नाही केले ना, की मुलांना कुठला त्रास होऊ नये. बरोबर आहे की नाही? सर मी लग्नाला गेले होते. अरे भाऊ, लग्नालाही त्यांनी काय लिमिट दिली, 50 लोकांच्या वर लोक नको आहेत लग्नातही. बरं, आपण लग्नाला नाही गेलं तर दुसरे कोणी लग्न करणार नाही अशातलं काही हे नाही ना. आणि लग्नातही गेलं तरी आपल्याला लेक्चर नाही ऐकायला काय, लग्नाचं किती असतं, 1 दिवस असतं. आपण सततच अबसेंट आहे तर मग कसं काय होईल. हम्म. ते रेकॉर्डिंग ऑप्शन कोणा करताय, जे जॉब करतात ते यूज नाही शकत, जे डे टाइम मध्ये बिझी असतात त्यांच्या करता येते. चला, आला का आशीष परत? जैद भी है क्या? ओके, वेरी गुड. स्कीप डिस्टेंस किसे बोलेंगे? देखो, स्कीप डिस्टेंस, अगर ये कोई ट्रांसमिटिंग पॉइंट है. सर हाँ. दीपाली लेफ्ट झाली सर. हाँ, आहे ती. दीपाली, काय झालं बाळा, रेंज नाहीये का? सर नेटवर्क प्रॉब्लेम. हो सर. बर, आता आता स्क्रीन शेअर होतीये, दिसतंय ना, काही प्रॉब्लेम नाही ना?
नाही सर. हॅलो. हा, स्किप डिस्टन्स काय इकडे लक्षात घ्या. आपल्याला तर पटपट ना पॉइंट्स काही कव्हर करायचे. सो द स्किप डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर से जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा अगर हम मेजर कर रहे हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये ऐसा मेजर कर रहे हैं, ये अर्थ सरफेस है, ये जो है ना आपको जो स्लीपिंग लाइन दिख रही है इट इज अर्थ सरफेस, ठीक है. तो अर्थ सरफेस पे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. कौन सा डिस्टेंस है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर. सगळ्यात कमी डिस्टेंस जो है, सबसे कम डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से, बराबर है, वो हम मेजर कर रहे हैं. तो कम डिस्टेंस है तो कौन सा कम डिस्टेंस है? So shortest distance, it is shortest distance from transmitter measured along the surface of earth at which sky wave of fixed frequency return back to the earth. ठीक है, जो है फर्स्ट हमें जो है फ्रीक्वेंसी अर्थ सरफेस पे रिटर्न वापस जो है मिल रही है. ठीक है, जैसे समझो अभी ये मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ली, तो आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है? ये जो है आयनोस्फेरिक लेयर से, ठीक है, ये सपोज सेकंड कंडीशन है, ये जो है ना ये आयनोस्फेरिक लेयर से DE F1 F2 या ऐसा कंसिडर करो. तो इसमें से क्या समझ में आ रहा है? देखो आशीष, ये जो है फर्स्ट मैंने फ्रीक्वेंसी जो भेजी वो तो इसको बाईपास कर गई, यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट या सेकंड भी कंडीशन में दैट मीन्स दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज, वो जो है फ्रीक्वेंसी हायर है 30 मेगाहर्ट्ज से. समझ में आया? वो तो रिफ्लेक्ट हो गई. ये है कुछ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में, अप टू 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में है समझो कुछ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अप टू 30 मेगाहर्ट्ज. तो उससे हमें रिफ्लेक्शन मिला है. एक कंडीशन ये है, ये जो है थर्ड कंडीशन, ठीक है. तो मुझे ये पता है कि मुझे अप टू 30 मेगाहर्ट्ज यूज करना है, कुछ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है. और मैं कुछ अभी जानबूझ के अलग अलग कलर यूज करता हूँ. ये है समझो सिग्नल ट्रैवल हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे मिला फोर्थ नंबर, ठीक है. ये कलर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे मिला, ठीक है, फिफ्थ कंडीशन या फिफ्थ सिग्नल, बराबर है. अभी ये जो हम स्कीप डिस्टेंस बोल के बोल रहे, स्कीप यानी स्कीप का मतलब क्या है? अरे इस बार मैंने वो एग्जाम स्किप कर दी. स्किप कर दी इसका मतलब क्या है? छोड़ देना, ठीक है. तो अभी क्या हुआ है, जो ये आयनोस्फेरिक लेयर से देखो आप फर्स्ट सेकंड तो वेव जो है सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, थर्ड यहाँ पे मिला, फोर्थ यहाँ पे मिला. तो मुझे जो है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ट्रांसमीटर से जो मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है, फर्स्ट जो सिग्नल रिसीव हो रहा है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना, ये ये फोर्थ सिग्नल, उसके आगे है थर्ड, यहाँ रिफ्लेक्शन मिला. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है फ्रॉम ट्रांसमीटर? तो ये है जो ग्रीन हमने ड्रॉ किया है वो सिग्नल. सो हम स्किप डिस्टेंस किसे बोलेंगे? इफ वी मेजर सिग्नल अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच स्काई वेव ऑफ some fixed frequency return back to the earth. तो ये हुआ skip distance, ठीक है, जहां पे क्या हुआ, हमें जो है सिग्नल जो है पहले मिला अर्थ सरफेस पे, जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से, तो ये है, तो इसे हम बोलेंगे स्कीप डिस्टेंस, बराबर है. तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर where we receive signal
तो इस पॉइंट पे, इस 5th पोजीशन पे हमें जो है वो सिग्नल मिला है जिसका डिस्टेंस जो है ट्रांसमीटर से सबसे कम है, बराबर है। तो इस बीच में कि इसको क्या बोलेंगे हम, स्किप डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस छोड़ दिया, सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है, बराबर है। सो द स्किप डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द पॉइंट वेयर स्काई वेव इज फर्स्ट रिटर्न टू द अर्थ। तो स्काई वेव फर्स्ट रिटर्न कहाँ पे आ रही है, तो जो है शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे स्किप डिस्टेंस। सो स्किप डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे मिला है हमें, तो यहाँ पे मिला है। सो स्किप डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर, हम ट्रांसमीटर से मेजर कर रहे हैं, टू द पॉइंट, विच पॉइंट, वेयर स्काई वेव इज फर्स्ट रिटर्न टू अर्थ, कहाँ पे आई है, यहाँ पे मिला है समझो। तो हम उसे बोलेंगे स्किप डिस्टेंस। द साइज ऑफ स्किप डिस्टेंस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन प्रेजेंस। तो ये लेयर्स कौन से प्रेजेंट है, आपने सिग्नल कौन से एंगल से भेजा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से भेजा है, इट, सो ऑल दिस फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट दैट स्किप डिस्टेंस। ठीक है, क्या समझ में आया आपको, बोलो। दीपाली, हाँ सर। सांगा। स्किप डिस्टन्स म्हणजे काय, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे, म्हणजे अर्थ सरफेसवर मी मेजर करतोय, तर इथे मला ते सिग्नल पहिल्यांदा रिटर्न आलं, ठीक आहे, किंवा हा डिस्टन्स जिथे की आपल्याला सिग्नल इथे मिळते, ठीक आहे, इथे पण मिळाले, इथे पण मिळाले, पण आपल्याला सगळ्यात कमी डिस्टन्स कुठे आहे ट्रान्समीटर पासून, तर ते झालं हे स्किप डिस्टन्स, बरोबर आहे का, लक्षात येते का। आणि मी काय म्हणालो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मैंने एंगल चेंज किया ना, एंगल अगर मैंने चेंज किया तो मुझे रिफ्लेक्शन अलग जगह आ सकता है। ये तो ये स्कीप जोन की बात छोड़ो, और मैंने तो आपको ये भी, ये तो समझता ही है कि अगर मैंने वो सिग्नल का जो है एंगल चेंज किया तो मुझे रिफ्लेक्शन अलग जगह पे मिलेगा, बराबर है। कोई दिक्कत इसमें। नाही सर। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्कीप जोन, तो हम इसको अगर हम बात करें, स्कीप जोन किसे बोलते हैं, स्कीप का मतलब मैंने क्या बोल दिया, उसके साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है वो, स्कीप जोन जो कंसेप्ट है वो भी सेम। ये अर्थ सरफेस ले रहे हैं हम, ये आइनोस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसे भी नहीं निकालता, ये सपोज ट्रांसमिटिंग पॉइंट है एक, अगर मैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज कर रहा हूँ, तो अब वो फ्रीक्वेंसी है, तो ये यहाँ पे समझो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में मेरा सिग्नल यहाँ पे डाई हो रहा है, ठीक है, तो ये ग्राउंड वेव की रेंज है, सपोज मैं इसे सी पॉइंट दूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन चले आ रहा है, ओके, तो इसके आगे वो नहीं है, तो ये ग्राउंड वेव की रेंज हुई, ये जो रेंज हुई अप टू सी, तो ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है, ओके। तो हायर फ्रीक्वेंसी है तो मैं अपना स्काई वेव का प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, आयनोस्फेरिक लेयर की तरफ सिग्नल भेज रहा हूँ, समझो रिफ्लेक्शन आया है मुझे,
ये एक पॉइंट है, समझो डी पॉइंट है कोई, बराबर है, ये ट्रांसमीटर से ए पॉइंट है, ओके। ये समझो फ्रीक्वेंसी है f1, मुझे उसका रिफ्लेक्शन मिला है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम डी पॉइंट बोलेंगे। ओके। और एक चीज है, अगर मैं वो हायर फ्रीक्वेंसी लूंगा सपोज, तो मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी है, f2 फ्रीक्वेंसी है, तो समझो मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ आया। ये एक पॉइंट कौन सा है, समझो ए, समझो ये बी पॉइंट है, ए बी सी डी, बराबर है। तो अभी ये देखो स्कीप जोन, स्कीप जोन का मतलब है वो ऐसी जगह है कि वहां वो जगह छूट गई है। स्कीप जोन जैसे साइलेंस जोन रहता है, देखो बच्चों के अगर स्कूल वगैरह है तो उस जोन को, या हॉस्पिटल्स वगैरह है तो उससे हम साइलेंस जोन या ऐसा लगा हुआ रहता है, हॉर्न पे क्रॉस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो साइलेंस जोन यानी इसका मतलब यहाँ पे जोर जोर से हॉर्न नहीं बजाने, कहाँ के यहाँ से यहाँ तक रेंज, यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, या गो स्लो, तो उस जोन को जो है साइलेंस जोन बताया जाता है, बराबर है। तो उस जोन में जो है हमें बड़ी आवाज से हॉर्न नहीं बजाना। तो ये स्कीप जोन क्या है, दैट इज जोन ऑफ साइलेंस, ये जोन ऑफ साइलेंस ही है, बराबर है। स्कीप जोन इज अ जोन ऑफ साइलेंस, बराबर है, बिटवीन द पॉइंट वेयर द ग्राउंड वेव बिकम टू वीक, ग्राउंड वेव जो है यहाँ पे खत्म हो गई है, ओके, एंड द पॉइंट वेयर द स्काई वेव इज फर्स्ट रिटर्न टू अर्थ, और ये जो स्काई वेव है यहाँ पे रिटर्न वापस आई है, बराबर है। सो द size of skip zone is depend on extent of ground wave and the extent of ground wave coverage and the skip distance, बराबर है। अगर इसका मतलब है कि मैं अगर ये C to B के जोन में हूं तो मुझे सिग्नल नहीं रिसीव हो रहा, क्योंकि जो है स्किप जोन यानी किसे बोलेंगे, जोन ऑफ साइलेंस, यानी मेरा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन खत्म हो रहा है पॉइंट सी पे ही, बराबर है। और मुझे फर्स्ट सिग्नल रिसीव कहाँ पे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन एट पॉइंट बी। तो ये जो बीच में का जोन हुआ फ्रॉम सी टू बी, तो हम ये कैसे हुआ, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये हुआ स्किप जोन। यानी अगर मेरा रिसीवर अगर इस पोजीशन में है या सी टू बी की पोजीशन में है, ये यहाँ पे अगर मेरा रिसीवर है तो मैं सिग्नल नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये है स्किप जोन। क्योंकि मैं स्काई वेव प्रोपोगेशन अगर यूज कर रहा हूँ तो फर्स्ट रिटर्न वेव आ रही है पॉइंट डी पे, अगर मैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज कर रहा हूँ तो मुझे सिग्नल मिल रहा है अप टू पॉइंट सी, तो बीच में जो है मुझे सिग्नल ही नहीं मिल रहा कोई, बराबर है। तो ऐसे जोन को क्या बोलेंगे, स्कीप जोन। ऐसे जोन को क्या बोलेंगे, स्कीप जोन, बराबर है। इफ द रिसीवर इज लाइज इन द जोन ऑफ साइलेंस, ठीक है, तो जो है उसे सिग्नल नहीं मिलेगा, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से भी नहीं और स्काई वेव प्रोपोगेशन से भी नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट डिवाइस और दैट we cannot communicate from that location, it means। तो जो है ऐसे स्कीप जोन के लोकेशन से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बराबर है। इट इज जोन ऑफ साइलेंस, ठीक है। तो कैसा है, जो है सिग्नल जो है ग्राउंड वेव का वीक हो रहा है, बराबर है। यहाँ तक ही ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से सिग्नल यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है, और स्काई वेव प्रोपोगेशन से फर्स्ट रिटर्न जो सिग्नल है एट पॉइंट बी पे आ रहा है सपोज। तो ये जो बीच में का जो गैप है या ये जोन है, इससे कहेंगे स्कीप जोन। किसी को प्रॉब्लम है स्कीप जोन में, बोलो स्कीप जोन में कोई प्रॉब्लम है क्या, दीपाली? नहीं सर।
मग आता मला सांगा आशिष आणि दीपाली, जर मला या स्किप झोन मध्ये जर सिग्नल रिसीव करायचे तर मला काय करावं लागेल? अगर मुझे स्किप जोन में सिग्नल रिसीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काय करावं लागेल? हे बघ, साधा विचार करा ना. मला जर समजा या पॉइंटला सिग्नल रिसीव करायचंय तर मला काय करावं लागेल? एक तर एक्सटेंड करावं लागेल ग्राउंड वेव्ह प्रोपोगेशनची रेंज एक्सटेंड करावं लागेल, बरोबर आहे. म्हणजे ते सिग्नल इथपर्यंत पोहोचेल. एक तर ग्राउंड वेव्हचा स्कोप वाढवावा लागेल की जेणेकरून ते सिग्नल इथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, बरोबर आहे. नाही तर मला काय करावं लागेल? या ह्याच्यापर्यंत पोहोचण्याकरता या पॉइंटला जर मला पोहोचायचंय तर जर मी स्काय वेव्ह प्रोपोगेशन आहे तर माझं जो अँगल आहे, ज्या अँगलनी मी सेंड करतोय अँगल चेंज करावं लागेल. मी हा अँगल चेंज केला, हे सिग्नल इथेपर्यंत पोहोचलं. म्हणजे मी हा स्किप झोन अवॉइड करू शकतो बाय व्हेरिएशन ऑफ अँगल, ठीक आहे, किंवा इन्क्रीजिंग रेंज ऑफ ग्राउंड वेव्ह प्रोपोगेशन. तर हे दोन ऑप्शन आहेत, बरोबर है. अपन पहले हमने क्या देखा कि स्कीप जोन क्या है? तो स्कीप जोन में जो है ग्राउंड वेव बहुत ही वीक है और स्काई वेव जो है तो वो रिटर्न नहीं आ रहा, या फर्स्ट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो बीच में जो है स्काई वेव रिटर्न भी नहीं आ रही थी. तो जो बीच में का जोन बना रहता है जहाँ पे स्काई वेव भी नहीं मिल रही और ग्राउंड वेव भी नहीं मिल रही, ऐसे जोन को हम बोलेंगे स्कीप जोन. तो स्कीप जोन अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सो वी हैव टू ऑप्शन. We have to increase range of ground wave propagation, or we can change angle of that signal, transmitted signal. अलग एंगल से ट्रांसमिट करेंगे तो यहां तक पहुंचेगा, यहां पे मिल जाएगा वो, बराबर है. आई क्या बात समझ में? तो अभी अभी के कंडीशन में अभी देखो ये स्किप डिस्टेंस को हुआ, पहले कैसे था? सी टू बी था. अगर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बना दूं एफ, तो अभी क्या हुआ? स्किप जोन सी टू एफ ही हुआ, ठीक है. मुझे और स्किप जोन कम करना है तो समझो विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन करना है, तो और मैंने जो है ट्रांसमिटेड सिग्नल का एंगल चेंज किया तो स्किप जोन कम हुआ. सो वी कैन अवॉइड स्किप जोन. इट्स नॉट अ इश्यू. बट व्हाट इज स्किप जोन? Skip zone is zone of silence where we cannot receive ground wave signal or sky wave signal. ठीक है? Is it clear? अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, एंगल चेंज करूं, तो क्या हो सकता है? मैं जो है सिग्नल का जो रिसेप्शन पॉइंट है वो चेंज कर सकता हूं. हाँ, नाही तर हे तर ऑप्शन आहेच आहे की मी ग्राउंड वेव्हची रेंज वाढवेल. स्किप जोन समझ में आया आपको आशीष? स्किप जोन की डेफिनेशन ये है कि हम इसे जोन ऑफ साइलेंस बोलेंगे कि जहां पे ग्राउंड वेव और स्काई वेव सिग्नल हमें नहीं मिलता, तो ऐसे जोन को हम स्किप जोन बोलेंगे. अगर मुझे वो स्किप जोन नहीं रखना है तो मुझे ग्राउंड वेव की रेंज बढ़ानी पड़ेगी या अलग एंगल अलग फ्रीक्वेंसी से सिग्नल को ट्रांसमिट करके वो स्किप जोन जो है कम कर सकते हैं, या वहां पे हम सिग्नल रिसीव कर सकते हैं. ओके. तो वेरिएशन ऑफ एंगल से जो है हमें रिसीविंग पॉइंट जो है वो एडिट कर सकते हैं ना. अगर मैं वही सिग्नल है एक अलग एंगल से भेजूं तो समझो वो यहाँ आएगा, दूसरे एंगल से भेजूं तो ये नजदीक आएगा. ओके. तो हम कौन सा एंगल से वो सिग्नल भेज रहे हैं उसके हिसाब से, या कौन सी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वो जो है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आना है वो चेंज होगा. ओके. तो हमें अगर इस लोकेशन पे चाहिए तो मुझे जो है फ्रीक्वेंसी
में कुछ चेंज करना पड़ेगा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये एंगल जो बनता है वो एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इस पॉइंट पे रिसीव कर पाऊंगा सिग्नल, बराबर है। तो ये पॉइंट है वो इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एंगल। वी कैन चेंज एंगल ऑल्सो, वी कैन चेंज फ्रीक्वेंसी, या ऐसे भी आप देख सकते हैं। मैं ये सबको रफ कर देता हूँ। और एक कंडीशन आपको ऐसी बताता हूँ, ये देखो। ये समझो अर्थ सरफेस है, यहां से सिग्नल में ट्रांसमिट कर रहा हूं, आयनोस्फेरिक लेयर्स, एंगल सेम है, बराबर है। ये है समझो F1 फ्रीक्वेंसी। अगर एंगल सेम है और फ्रीक्वेंसी अलग है, ये देखो ये एंगल वही है और फ्रीक्वेंसी अलग है, तो भी मेरा जो है अर्थ सरफेस पे जो आने वाला रिसीविंग पॉइंट है वो अलग आएगा। एंगल वही है, समझो इन दोनों का एंगल 45 डिग्री है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। अगर ये F1 F2 ये फ्रीक्वेंसी हुई, यही एंगल से मैं अगर F3 फ्रीक्वेंसी है, ये ब्लू ड्रॉ करता हूं, देखो ये F3 फ्रीक्वेंसी है, वही एंगल है, ये F3 फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो F3 फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, 30 मेगाहर्ट्ज से ग्रेटर है, जो कि उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। समझ में आया आपको? ये हुई F3 फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। तो एंगल आपका कांस्टेंट रहने दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन है। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये बाईपास ही कर देगी। ये फ्रीक्वेंसी समझो, ये जो रेड से मैंने बनाई है ये है 25 मेगाहर्ट्ज, एंगल वही है। ये जो हमने ब्लैक में पहले F1 बनाया था, ये समझो है 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये तीन कंडीशन है, अभी समझ लो आप। एंगल इज सेम फॉर all these signals. Angle is 45 degree for F1, F2, F3, but frequency is different, F1, F2, F3. ठीक है। If you are transmitting signal at same angle but with different frequency, you will get reception at different point. This is first, suppose first location, second location, आणि हे तर थर्ड कंडिशन अशी झाली की तिचं रिफ्लेक्शनच नाही आलं. ओके, म्हणजे अँगल एकच आहे आणि फ्रीक्वेंसी वेगळी आहे, तरी तुम्हाला रिसेप्शन वेगळं येईल. फ्रीक्वेंसी एक है, ठीक है, इसमें से मैं ये भी बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी अगर एक ही है, F1 ही फ्रीक्वेंसी और एंगल डिफरेंट है। ये बात समझ में आई क्या आपको? अभी देखो मैं सेकंड कंडीशन बोलता हूँ। यहाँ पे एंगल कांस्टेंट था, फ्रीक्वेंसी अलग थी, रिसेप्शन जो रिसीवर है उसकी पोजीशन चेंज हुई, बराबर है। अभी देखो एंगल एंगल डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी जो है F1 ही फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे बन रहा था सपोज 45 डिग्री एंगल, अभी F1 ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मैं भेज रहा हूं उससे डिफरेंट एंगल से, यह एंगल बढ़ गया है। समझो ये
85 है, जो सेकंड एंगल जो है 85 डिग्री है, सेकंड कंडीशन। रेड से बना देता हूँ। ओके, ये जो है फ्रीक्वेंसी f1 ही है, लेकिन एंगल जो है समझो 85 डिग्री है, तो भी ये रिसेप्शन, ये जो पॉइंट है रिसीविंग पॉइंट, वो चेंज होगा। अँगल कॉन्स्टंट आहे आणि फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे, तरी अशीच कंडिशन येईल। फ्रिक्वेन्सी सारखी है, एंगल वेगळा है, ठीक है। F1 फ्रीक्वेंसी है लेकिन एंगल अलग है, तो भी अलग जगह पे सिग्नल रिसीव होगा। ओके, ठीक है, समझ में आया कि? नेक्स्ट एक पॉइंट है मल्टीपल हॉप स्काईवेव प्रोपोगेशन। मल्टीपल हॉप का मतलब है, हॉप का मतलब होता है हॉपिंग, या हॉप का मतलब होता है जंप लेना, जंप। तो मल्टीपल हॉप किसे बोलेंगे? अगर आपके सामने अभी कौन सी चीज है, देखो समझो आपके सामने, आप कहाँ पे बैठे हो, हॉल पे बैठे हो, ये टीवी होगा या कोई कपबोर्ड होगा या आपके घर की खिड़की होगी, तो आपको वहां तक पहुंचना है, तो आप एक ही जंप में पहुंच सकोगे क्या वहां से वहां तक? समझो यहाँ पे वो रिसीवर है, ठीक है, तो एक हॉप, ये हुआ एक हॉप, यानी ये एक जंप हुई। ओके, आपको आपकी टीवी तक अगर पहुंचना है या किसी फ्रिज तक पहुंचना है, तो आपको 2 से 3 जो है छलांगे लगानी पडेंगी, कूदी जिसे बोलते हैं हम, उड्या मारावं लागतील, 2-3 उड्या मारावं लागतील, मग तुम्ही तिथे पोहोचाल। तसं जे आहे स्काईवेव प्रोपोगेशन में, स्काईवेव प्रोपोगेशन में एक हॉप जो रहता है वो रहेगा 4000 किलोमीटर का, यानी ये जो है हमें मैक्सिमम इस डिस्टेंस पे, इसके आगे नहीं मिलेगा। 5000 किलोमीटर पे हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम ट्रांसमिट किया और रिफ्लेक्ट होके वापस इस ट्रांसमीटर से इस पॉइंट में 4000 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रह सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 4000 किलोमीटर। लेकिन मेरा पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो तो बहुत बड़ी है, बराबर है। मेरा रिसीविंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये मेरा रिसीवर, समझो ये है ट्रांसमीटर का ए पॉइंट और रिसीवर तो रहा बी पॉइंट पे, ठीक है। हमने क्या बोला कि मैक्सिमम हॉप, मैक्सिमम जंप कितनी है, तो जो है 4000 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये हुआ